नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज गैरसैंण में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल में दवाओं की उपलब्धता और मरीजों के लिए दूसरी आवश्यक सुविधाओं की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने अस्पताल में भर्ती मरीजों का हालचाल भी जाना। सीएम धामी ने मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत बन रहे 50 बेड के उप जिला चिकित्सालय के नवीन भवन की कार्य प्रगति का भी अवलोकन किया। उन्होंने कार्यदायी संस्था को इसका निर्माण कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य के दुर्गम क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को और मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से कार्य हो रहा है। आयुष्मान योजना के तहत इस बार बजट में वृद्धि की गई है। इस योजना का लाभ सभी कार्ड धारकों को मिले, यह सरकार की प्राथमिकता है। इस अवसर पर विधायक अनिल नौटियाल, मुन्ना सिंह चौहान, सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर आर राजेश कुमार सहित कई अधिकारी उपस्थित थे। स्वास्थ्य सुविधाएं हमारी सरकार की प्राथमिकता है और उसको लेकर जहां हम लोगों ने इस बार के सामान्य बजट में भी काफ़ी प्रावधान किया है। आयुष्मान योजना उत्तराखंड के अंदर बहुत अच्छे तरीके से चल रही है और हमारी कोशिश है कि एक भी कार्ड धारक, जो भी आयुष्मान का कार्ड धारक है, उसको सरकारी अस्पताल हो, प्राइवेट अस्पताल हो, सभी में ठीक से सुविधाएं मिलें। इस क्रम में यहाँ भी मैंने आकर देखा है, इस हॉस्पिटल में सभी व्यवस्थाओं को ठीक प्रकार से, नई बिल्डिंग भी यहाँ पर बन रही है और जो आगे निकट भविष्य में जो एक्सपेंशन, जो अन्य विस्तार की आवश्यकता होगी, उस पर हम लोग विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान देंगे कि सारी सुविधाएँ इस क्षेत्र के आसपास के लोगों को, रहने वालों को यहीं पर मिल जाए। उधर देहरादून बेरोजगार संघ ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया। दरअसल सीएम धामी ने सदन राजधानी देहरादून में युवाओं पर हुए लाठीचार्ज को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए उन पर दर्ज मुकदमे वापस लेने का बयान दिया था। इस बयान से युवाओं में उत्साह है। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने कहा कि हम इसके लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद व्यक्त करते हैं। साथ ही बेरोजगार संघ ने मांग की कि 9 तारीख को जो लाठीचार्ज हुआ और उससे पहले 8 तारीख की रात में जो कुछ भी घटा, इसकी भी मुख्यमंत्री विस्तृत जांच कराएं। जिस प्रकार से कल के विधानसभा सत्र में माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने लाठीचार्ज को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, उससे हम यही अंदाजा लगा सकते हैं कि वास्तव में ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। जिस प्रकार से छात्रों पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज हुआ और जब ये दुर्भाग्यपूर्ण था तो उसके बाद हम ये जान सकते हैं कि जो मुकदमे लगे थे वो भी मुकदमे फर्जी थे। मुख्यमंत्री जी ने एक अच्छा कदम उठाया कि उन फर्जी मुकदमों को वापस लेने का जो काम किया है, उसके लिए पूरा बेरोजगार संघ और पूरे बेरोजगार आपके आभारी हैं, जो आपने फर्जी जो मुकदमे आप वापस लिए हैं। और साथ में मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि जो रात 8 तारीख को जो घटना हुई थी, किसके कहने पे वहाँ पर बेरोजगारों को उठाया गया था और जो रात की पूरी घटना थी। उधर देहरादून में सड़क निर्माण में कमियों पर मंत्री गणेश जोशी नाराज हो गए। दरअसल यहां के राजेंद्र नगर में पिछले कई दिनों से खराब सड़क होने के चलते स्थानीय निवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब सड़क का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद लोगों में खुशी की लहर नजर आ रही है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी मुआयना करने राजेंद्र नगर पहुंचे थे, जहां उन्हें सड़क निर्माण कार्य पर कुछ शिकायतों से लोगों ने अवगत कराया। इसके बाद संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए कड़ी फटकार लगाने का काम भी कैबिनेट मंत्री ने किया। गणेश जोशी का कहना है कि इस सड़क का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद अब लोगों की परेशानियां दूर हो सकेंगी। क्षेत्रवासी काफी समय से मांग कर रहे थे कि स्ट्रीट नंबर 8 जो एक इस वार्ड की एक महत्वपूर्ण सड़क है, मुख्य सड़क है, सबके लास्ट पे यहाँ पर एक वेडिंग पॉइंट भी है और इस वार्ड के नहीं अन्य क्षेत्र को भी यहाँ पर आते हैं, उसकी स्थिति खराब थी। आज जो रिन्यूअल में सड़कें सेंक्शन मैंने किए हैं, उन सड़कों के उस क्रम में ये आज यहाँ की सड़कें बन रही हैं। मैं इनकी क्वालिटी चेक करने के लिए यहाँ पर मौके पर आया हूँ। एक आध जगह मुझे शिकायत मिली है, मैंने अधिकारी से निश्चित कर दिया है कि उसको ठीक करें, क्योंकि काम में क्वालिटी का होना बहुत ज़रूरी है। हॉट मिक्स प्लांट से सड़क बन रही है और शेष सड़कें शीघ्र बनाई जाएंगी।
उधर कोरोना काल में पौड़ी के विभिन्न अस्पतालों और कोविड-19 सेंटर में अपनी सेवा देने वाले 147 कर्मचारियों को शासन के आदेश के बाद हटा दिया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रवीण कुमार ने बताया कि शासन के आदेशों के बाद कोरोना अवधि के बाद भी विभिन्न पदों पर 147 कर्मचारियों को आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से नियुक्ति दी गई थी। उन्होंने बताया कि सितंबर महीने में शासन द्वारा इन कर्मचारियों को 15 मार्च तक सेवा देने के आदेश दिए थे। आज इन सभी 147 कर्मचारियों की सेवाएं शासन के आदेश के बाद समाप्त कर दी गई हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि इन 147 पदों में से 91 पदों पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नियुक्ति दी गई थी, जबकि 4 कर्मचारी ऑक्सीजन प्लांट पर नियुक्त किए गए थे। 36 फार्मासिस्ट को कोरोना काल में काम करने के बाद उनका सेवा विस्तार किया गया था। साथ ही 16 डाटा एंट्री ऑपरेटर ने अपनी सेवाएं जनपद में दी थी। उन्होंने बताया कि राज्य स्तर पर समीक्षा की जाएगी कि इनमें से कितनों की आवश्यकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि बीते 6 महीने में पौड़ी के विभिन्न अस्पताल और सेंटर में काम करने वाले सभी 147 कर्मचारियों में से किसी को भी पिछले 6 महीने से वेतन नहीं मिल पाया है। देखिए, कोविड के दौरान जो है काफ़ी कर्मचारी रखे गए थे, ज़रूरत भी थी। तो हालांकि कोविड तो समाप्त हो गया है। कोविड की समाप्ति के बाद भी लगातार इन लोगों को जो है एक्सटेंशन दिया जाता रहा था, और उसी कड़ी में जो है अभी फिर से इनका 14 तारीख को ये जो कॉन्ट्रैक्ट था ये ख़त्म हो गया था, तो ये सब हट गए हैं। बाकी फिर भी जो है राज्य स्तर पे फिर आकलन किया जा रहा है कि इनमें से कितनों की अभी आवश्यकता है और कितनों को रखा जाए। तो उसके बाद जो भी शासन का निर्णय होगा उसके बाद इनको फिर से आगे रखा भी जा सकता है, जैसा भी आगे निर्णय है। हमारे जनपद में कितने सर वर्कर्स होंगे? हमारे जनपद में अगर हम बात करें तो 91 तो 4th क्लास हैं। और उधर कोविड काल में अहम भूमिका निभाने वाले कोविड कर्मियों में खासा रोष है। इन कोविड कर्मियों का कहना है कि सरकार इनके साथ छलावा कर रही है। उन्हें सेवा विस्तार और विभागीय समायोजन की बात कही गई थी, लेकिन अब सरकार ने उनकी तरफ से आंखें फेर ली हैं। हल्द्वानी में कोविड कर्मी कह रहे हैं कि कार्यकाल खत्म होने के बाद कोई आदेश जारी नहीं किया गया। उन्होंने आगाह किया कि यदि उनकी मांग पर गौर नहीं किया गया तो आंदोलन किया जाएगा। कोरोना काल के दौरान अपनी जान जोखिम में डालकर उन्होंने अपने दायित्वों का पालन किया था और अब उनसे मुंह फेरा जा रहा है। वो कह रहे हैं कि 14 मार्च को उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद अभी तक कोई नया आदेश जारी नहीं किया गया है। ऐसे में उनके सामने रोजगार का संकट पैदा हो गया है। कोविड कर्मी परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे, इस बात को लेकर वो बेहद तनाव में है। उन लोगों को लेके आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या मुख्य मांग है आपकी? क्या आपको आश्वासन मिला? क्या है पूरा मामला? देखिए, जो स्थिति है बहुत गंभीर स्थिति है इस वक्त पूरे प्रदेश भर में। हमारे जो कर्मचारी हैं कार्यरत थे, ऐसा हुआ हम जो सभी कर्मचारी हम कोविड के दौरान लगे हुए थे, तो उसके बाद हमने कार्य करा लगातार 2 साल, और उस दौरान हमारी बहुत सराहना भी हुई और माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने भी हमारा बहुत बहुत कहते हैं शुक्रिया अदा करा कि आपने इतनी बड़ी महामारी में काम किया करके। उसके बाद हमें 31 मार्च 2022 को हमारी जो है सेवाएं समाप्त कर दी गई थी। उसके बाद हमारे जितने भी साथी थे सभी वो देहरादून में आंदोलनरत थे। उसके बाद माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री कहते हैं धामी जी ने एक कमेटी कहते हैं कैबिनेट में एक निर्णय निकाला और उन्होंने एक त्रिस्तरीय कमेटी का गठन किया। उस कमेटी में ये निर्णय निकला था कि आपका 6 महीने का एक्सटेंशन दिया जाएगा और उसी 6 महीने के अंदर आपका कहते हैं सेवा विस्तारीकरण जहाँ जहाँ खाली पद हैं वो रिक्त पदों के सापेक्ष आपका कहते हैं समायोजन कहते हैं करा जाएगा। और उधर टनकपुर कोतवाली पुलिस की तत्परता से बुजुर्ग महिला के साथ ठगी की वारदात का पुलिस ने कुछ ही घंटों के भीतर पर्दाफाश कर दिया। पुलिस के बेहतर तालमेल के चलते अमरोहा थाने की पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले दोनों अभियुक्तों को गहनों और कार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। उधर चमोली में हेलंग उर्गम मोटर मार्ग पर सड़क सुधार कार्य को लेकर जनप्रतिनिधियों ने घटिया निर्माण का आरोप लगाया है। उन्होंने इसे लेकर प्रशासन को भी सूचित कर दिया है। जोशीमठ ब्लॉक के हेलंग उर्गम मोटर मार्ग पर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़क सुधार का काम किया जा रहा है। स्थानीय जनप्रतिनिधि लंबे समय से इस सड़क को लेकर आंदोलन और प्रदर्शन करते रहे हैं। वहीं शासन प्रशासन स्तर पर भी पत्राचार करने के बाद अब सड़क पर सुधारीकरण का कार्य शुरू हुआ है।
उधर गैरसैंण में हुए विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस विधायकों द्वारा विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी के साथ अभद्र व्यवहार किए जाने से नाराज बीजेपी महिला मोर्चा ने कांग्रेस का पुतला दहन कर विरोध जताया है। बीजेपी महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष उमा जोशी ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा महिला विरोधी रही है और उनका ये चेहरा अनेक बार सामने आया है। महिलाओं का अपमान करना कांग्रेस का इतिहास रहा है। कांग्रेस विधायकों को प्रदेश की समस्त मातृशक्ति से माफी मांगनी चाहिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने रामनगर का दौरा किया। रामनगर पहुंचे वन मंत्री का बीजेपी प्रदेश मंत्री राकेश नैनवाल, नगर अध्यक्ष मदन जोशी समेत कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कार्यकर्ताओं को संगठन हित में कार्य करने और आगामी निकाय चुनाव और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में पार्टी की ऐतिहासिक जीत के लिए कार्य करने की अपील की। उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां 72% हिस्सा वनों का है और वनों में आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए जिला प्रशासन और वन विभाग के अलावा जन सहभागिता भी जरूरी है। नगर निगम ने इस वर्ष 100% भवन कर वसूले जाने पर जोर दिया है। निगम ने करीब 25 ऐसे व्यावसायिक भवनों को चिन्हित किया है जिनका भवन कर नहीं जमा किया गया है। साथ ही ऐसे भवन स्वामियों को निगम ने नोटिस भी जारी किया है। हालांकि नोटिस मिलने के बाद कई भवन स्वामियों ने भवन कर भरना अब शुरू कर दिया है। उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा का 4 दिवसीय बजट सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने विपक्ष एवं पक्ष के सभी सदस्यों को सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश हित एवं जनहित के अनेक विषयों पर सदन में दोनों दलों द्वारा गंभीर चिंतन मनन किया गया। 4 दिवसीय बजट सत्र की कार्यवाही 21 घंटे 36 मिनट तक चली। सत्र के दौरान विधानसभा को 603 प्रश्न प्राप्त हुए। वहीं उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय अध्यादेश भी पारित किया गया। गैरसैंण में हमारा जो ये सत्र रहा बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र था। आप सब जानते हैं यहाँ गवर्नर महामहिम गवर्नर का अभिभाषण था, बजट सेशन था और मुझे खुशी है कि बहुत ही अच्छे तरीके से ये बजट सेशन हमने पूरा किया है। मैं सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, सभी विधायकों को, सभी अफसरान को, सभी कर्मचारियों को। उन्होंने मेहनत से इस सत्र को सफल किया है। सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। प्रदेश सरकार का बजट सत्र खत्म हो गया है। इसे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह बजट हर वर्ग के लिए है। इस बजट में सभी के लिए कुछ न कुछ है। केदार की कृपा से, भगवान बद्री विशाल की कृपा से, सभी देवी देवताओं की कृपा से, हमारे सभी शहीदों और आंदोलनकारियों ने जो योगदान दिया इस राज्य को बनाने के लिए, इस बार हमने प्रयास किया कि ये जो बजट है, ये बजट सभी वर्गों को कहीं ना कहीं अपने में समावेश करे, कहीं ना कहीं सभी वर्गों का बजट हो। ये स्पेसिफिक बजट इस मायने में है कि इसमें हमने कोशिश की है कि स्वरोजगार बड़ी संख्या में खड़ा हो और हर विभाग अपने अपने स्तर पर मजबूती से अपने पैरों पर खड़े हो और सरकार सारी व्यवस्थाएं करेगी जिससे कि सरकार राज्य का जितना पोटेंशियल है, राज्य के अंदर जिस क्षेत्र में भी जो भी हम राज्य के अंदर चीज़ों को ला सकते हैं, चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं, उन सभी का प्रयास किया है। विशेषकर से मातृशक्ति भी आ गए हैं, हमारे नौजवान भी आगे आए, उद्यमी भी आगे आए, काश्तकार भी आगे आए और समाज के अंतिम छोर में रहने वाले लोगों के लिए भी इस बजट में प्रावधान है। और अनुसूचित जाति, जनजाति और ऐसे जो वंचित वर्ग के लोग हैं उनके लिए भी बड़ी धनराशि का इस बजट में हमने प्रावधान किया है। तो आखिरकार देर रात गैरसैंण विधानसभा सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। वहीं प्रदेश के वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने इसे ऐतिहासिक करार दिया। उनके अनुसार सत्र में बजट के साथ साथ लोक महत्व के कई विधेयक पास हुए। वहीं उन्होंने विपक्ष को भी धन्यवाद दिया।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गैरसैंण विधानसभा में घोषणा की कि उन बेरोजगारों से मुकदमे वापस होंगे जिन्हें प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होना है। उन्होंने लाठीचार्ज की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। उन्होंने दावा किया कि नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद आयोजित एक भी परीक्षा में नकल नहीं हुई। सीएम धामी ने कहा कि विपक्ष कहता है कि हमने कुछ नहीं किया, लेकिन सब कुछ जल्दी जल्दी नहीं हो सकता। सरकार ने नकल विहीन परीक्षा का संकल्प लिया है। नकल के मामले में अब तक 81 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कि जो भी घटना हुई वो दुर्भाग्यपूर्ण थी और जो भी घटना हुई दुर्भाग्यपूर्ण थी और इसमें कुछ परीक्षाओं में भाग लेने वाले छात्र भी थे जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए। तो मैंने आज सदन में कहा कि जो भी बच्चे, जो भी हमारे भाई बहन उस में उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हैं और उनको किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में आगे भाग लेना है तो उनके सारे मुकदमे हम वापस लेंगे। अब बात बागेश्वर की करेंगे। बागेश्वर में एक महिला समेत 3 बच्चों के संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से सनसनी फैल गई। शहर के मंडल सेरा वार्ड के जोशी गांव घिरोली इलाके से खबर आई कि एक घर में महिला और 3 बच्चों के शव पड़े हुए हैं, जिससे हड़कंप मच गया। कोतवाली पुलिस जांच में जुट गई है। वहीं एसडीएम सदर व पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद रहे। वहीं उपजिलाधिकारी ने बताया कि स्थानीय लोगों से सूचना मिली थी कि एक घर के पास से काफी ज्यादा बदबू आ रही है। इसी को देखते हुए कोतवाली पुलिस टीम के साथ वहां पहुंची और दरवाजा खोला गया तो अंदर का नजारा देखकर होश उड़ गए। प्रत्यक्षदर्शियों को कमरे के अंदर 3 बच्चों और एक महिला के शव पड़े हुए मिले, जिसमें 2 बच्चियां और 1 बच्चा था। उधर पेपर लीक मामले में एसआईटी को कामयाबी मिली है। पेपर लीक मामले में फरार 50,000 के इनामी संजय धारीवाल के भाई सुधीर धारीवाल को एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया है। एसआईटी का नेतृत्व कर रही एसपी क्राइम रेखा यादव ने बताया कि आरोपी सुधीर धारीवाल को फरार चल रहे संजय धारीवाल को छुपाने में सहायता करना और प्रश्न पत्र लीक में संलिप्तता पाए जाने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। हाँ, एसआईटी द्वारा 2 अभियोगों की विवेचना की जा रही है, जिसमें एक अभियोग जो है पटवारी पेपर लीक से संबंधित, दूसरा एजेई परीक्षक पेपर लीक से संबंधित, जिसमें अभी वर्तमान में एक नई गिरफ्तारी की गई है। जो फरार अभियुक्त संजय धारीवाल का भाई सुधीर धारीवाल की गिरफ्तारी की गई। इसमें उसका रोल यह रहा कि उसके निवास स्थान को यूज किया गया था फॉर पेपर स्टडिंग। तो इसी संबंध में उसका संलिप्तता पूरे प्रकरण से स्थापित की गई, जिसके आधार पर उसकी गिरफ्तारी की गई है। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।